टॉपिक में हमारे पास टू पार्ट्स है। जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। तो वी हैव फोर ऑब्जेक्टिव्स इन दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज definition of shock and second one is उसमें हम फिर टाइप्स ऑफ शॉक को डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है उसमें हम शॉक की जो टाइप्स है उसकी मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारे पास उसमें हम स्टेजेस ऑफ शॉक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉक को डिफाइन करते हैं कि शॉक हमारे पास कौन सी कंडीशन है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। शॉक इज a life threatening condition that occurs when the body is not getting enough blood flow। शॉक हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारे पास बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमारे पास ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वहाँ तक एनफ ब्लड फ्लो प्रोवाइड नहीं किया जाता। हमारे पास इस कंडीशन में जो एनफ ब्लड फ्लो जो बॉडी को रिक्वायर्ड ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जब लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है तो उसमें हमारे पास सेल्स और ऑर्गन्स को एनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होती। तो एज ए रिजल्ट जो आपकी बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन को रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, तो एनफ ब्लड फ्लो ना होने की वजह से फिर जो हमारे पास बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा inadequate tissue perfusion in which there is insufficient delivery of oxygen and nutrients to the body tissues and inadequate removal of waste products from the tissues have untreated results in symptoms। जो हमारे पास टिश्यूज है उन टिश्यूज को परफ्यूजन की ज़रूरत होती है। अगर टिश्यू के अंदर परफ्यूजन जो है वो इनएडिक्वेट हो और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन हो, वहाँ तक अगर आपका जो ऑक्सीजन है आपके सेल्स को जो रिक्वायर्ड है, टिश्यूज को जो रिक्वायर्ड है, वहाँ तक डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यूज वो भी नहीं होती है। एंड एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, कि उसको ट्रीट ना करे तो सेल की डेथ अकर होती है। तो डेफिनेशन थी। और इसके अलावा शॉक के हमारे पास वी हैव डिफरेंट कॉजेज। तो हमारे पास कॉजेज की अगर बात की जाए तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये भी एक कॉज है। और इसके अलावा हेमरेज ये भी एक कॉज है। हेमरेज में हमारे पास बॉडी के अंदर या एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग की वजह से भी शॉक हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी शॉक हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर होती है। और इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी शॉक हो सकता है। पॉइजनिंग की वजह से भी शॉक हो सकता है, क्योंकि पॉइजनिंग की वजह से जो आपका बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी शॉक हो सकता है। इसके अलावा बर्न्स की वजह से भी शॉक हो सकता है, क्योंकि बर्न्स के अंदर आपकी जो सेल्स है, टिश्यूज है, आपका जो बॉडी का फंक्शन है और जो ऑर्गन्स है आपके पास वो जल जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट उसकी वजह से शॉक हो सकता है। वॉमिटिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो फ्लूइड है, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब ये डिक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से भी शॉक हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वहाँ में शॉक की इस कंडीशन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता है इस कंडीशन में। तो इसकी वजह से जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास कॉज है वो डायरिया। लेकिन ये डायरिया मस्ट बी परसिस्टेंट। अगर ये डायरिया हमारे पास परसिस्टेंट रहा तो उसकी वजह से भी शॉक हो सकता है, क्योंकि डायरिया में हमारे पास जो हमारे ब्लड बॉडी है उससे फ्लूइड एक्सक्रेशन हो रही होती है। तो
एज ए रिजल्ट जो रिक्वायर्ड फ्लूइड बैलेंस होता है बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वो कवर हुआ। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम टाइप्स ऑफ शॉक को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ शॉक की अगर बात की जाए तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ शॉक। नंबर 1 is cardiogenic shock, and the second one is hypovolemic shock, and the third one is obstructive shock, and the fourth one is distributive shock. तो जो हमारे पास सबसे पहले टाइप ऑफ शॉक है इस नोट्स के मुताबिक वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक and medical emergency in which severe blood loss or fluid loss cause decreased amount of blood available for circulation. हाइपोवोलेमिक शॉक जो हमारे पास है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है और इसके अलावा ये एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास सीवियर ब्लड लॉस होता है या ब्लड लॉस होता है या फ्लूइड लॉस होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है अवेलेबल सर्कुलेशन के लिए। मकसद ये है कि इसमें हमारे पास जो ये मेन पॉइंट्स है वॉल्यूम का फेलियर हो जाता है और वॉल्यूम फेलियर में हमारे पास जो हार्ट है वो इस काबिल नहीं होता कि ब्लड को पंप कर सके टू द बॉडी। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हमारे पास अमाउंट ऑफ ब्लड ये डिक्रीज हो जाता है। किसके लिए? फॉर अवेलेबल फॉर जो कि अवेलेबल है सर्कुलेशन के लिए वो डिक्रीज हो जाता है और इसमें हमारे पास मोर देन 15% फ्लूइड लॉस होता है। मोर देन 15% फ्लूइड लॉस होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है वॉल्यूम फेलियर। वॉल्यूम का फेलियर होना हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है। फर्दर हमारे पास जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो डिवाइडेड हुआ है 2 टाइप्स में। एक है हमारे पास हेमरेजिक शॉक और दूसरा है हमारे पास नॉन हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में हमारे पास लॉस ऑफ फ्लूइड होता है और फिर मजीद इसमें से 2 चीजें हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में GIT ब्लीड होती है जबकि इंटरनल में हेमोथोरिक्स होता है। नॉन हेमरेजिक शॉक में हमारे पास लॉस ऑफ प्लाज्मा की अगर बात कीजिए उसमें बर्न्स ये लॉस ऑफ प्लाज्मा में कंसीडर किया जाता है और लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ये भी नॉन हेमरेजिक शॉक में आती है। और इसके अलावा फिर एक्सटर्नल की अगर बात की जाए डायरिया, ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम नॉन हेमरेजिक शॉक के अंदर कंसीडर करते हैं। लेकिन ये जो डायरिया है इसमें हमारे पास बॉडी से फ्लूइड की एक्सक्रीशन होती है, एज ए रिजल्ट हमारे पास शॉक अकर होता है। तो ये हम हाइपोवोलेमिक शॉक की बात कर रहे हैं। फिर वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग ये एक्सटर्नल में आती है। इंटरनल पे फिर हमारे पास ओसाइट्स, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। फिर उसके बाद हमारे पास शॉक की मैनेजमेंट आती है कि हम हाइपोवोलेमिक शॉक को किस तरह मैनेज करें। तो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हम करेक्ट ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटी को हम करेक्ट करेंगे। इसके अलावा एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट with 2 large bore IVs और सेंट्रल लाइन 2 IVs और सेंट्रल लाइन के जरिए से हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात की उसने। और इसके अलावा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स, एंटी डायरियल जो कि हम डायरिया के लिए देते हैं, एंटी इमेटिक फॉर वॉमिटिंग, एंटी इमेटिक जो कि हम वॉमिटिंग के लिए देते हैं, इंसुलिन इन केस ऑफ डिके। अगर डिके का केस है तो उसमें फिर हम इंसुलिन लगाते हैं। वेसोप्रेसर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ शॉक है। दिस टाइप ऑफ शॉक occurs when pumping action of heart diminished and heart fails to pump blood and the body results in decreased cardiac output. कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हमारे पास पंपिंग फेलियर होता है। इसमें जो हार्ट का जो एक्शन है, पंपिंग एक्शन, वो डिमिनिश हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है
और हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड को पंप करने में हार्ट फेल हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हमारे पास जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज ए रिजल्ट कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक को हम कार्डियक शॉक भी कहते हैं। कार्डियक शॉक happens when your heart cannot pump enough blood flow and oxygen to the brain and other vital organs। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो सही तरीके से एनफ जो पंपिंग का जो एक्शन है वो सही तरीके से नहीं कर पाता, और जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो टू द बॉडी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स उसको प्रोवाइड करने में, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में, ब्लड को प्रोवाइड करने में जो नाकाम हो जाता है, और उसमें हमारे पास ब्रेन्स को ये चीजें प्रोवाइड नहीं करते एनफ तरीके से, और वो अदर वाइटल ऑर्गन्स को भी। इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है पंप फेलियर। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पंप फेलियर इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कार्डियोजेनिक शॉक। इस कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पंप का फेलियर होना, तो इस टाइप ऑफ शॉक को हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। फिर अगर कॉजेस की बात की जाए, एरिथमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन is a second cause, myocarditis, septal defects, heart failure. So these are the causes of cardiogenic shock. फिर अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, कार्डियोजेनिक शॉक की मैनेजमेंट की बात की जाए, तो हम वेजोप्रेसर देते हैं, आइनोट्रोपिक्स देते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी देते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, IABP इंट्रा एवॉर्टिक बालूनपन को भी प्रोवाइड करते हैं, और पॉसिबल इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन भी अगर उसकी नीड हो तब। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक की मैनेजमेंट थी। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। दिस टाइप ऑफ शॉक occurs when there is any obstruction or block present and flow of blood। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एज फ्रॉम द नेम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या जो हमारे पास ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वेन्स के अंदर, वहां पे ब्लॉक प्रेजेंट होता है। वन इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड द सेकंड वन इज ब्लॉक प्रेजेंट। ब्लॉक का प्रेजेंट होना इसमें ये जरूरी है। ब्लड फ्लो के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारे पास ब्लड फ्लो है उनमें दो चीजों का होना जरूरी है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉक प्रेजेंट। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वेसल्स, जो हमारे पास बड़े बड़े वेसल्स है उसकी फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन होती है ऑफ द हार्ट एटसेट्रा, और इसके अलावा हार्ट का भी है उसका भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो अगर ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसके अंदर अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो ये कार्डियोजेनिक शॉक है। अगर इसके अलावा जो ब्लॉक प्रेजेंट होता है, ब्लॉक किसकी वजह से होता है, आपके पास यहाँ पे क्लॉट है, तो उसकी वजह से जो आपका वेन है, जो आपका वेसल है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो इस टाइप ऑफ कंडीशन, इस टाइप ऑफ शॉक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है ल्यूमन फेलियर। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास ल्यूमन फेलियर होता है। ये लेट सपोज आपके पास एक वेसल है और इसकी यहाँ पे अगर क्लॉट है तो उस क्लॉट की वजह से जो आपके पास स्पेस है, जो आपका स्पेस है वो कम पड़ता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अकर होता है। तो मेन जो पॉइंट हमारे पास है वो है ल्यूमन फेलियर। ल्यूमन फेलियर की वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। तो ये उसका एक मेन पॉइंट है। अगर कॉजेस की बात की जाए तो कार्डियक टेम्पोनेट हमारे पास एक कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की, क्योंकि कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर हमारे पास सराउंडिंग द हार्ट वो फ्लूइड जमा होता है।
तो जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है। टेंशन हिमोथेरिक्स भी एक कॉज है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का एक कॉज है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर एक एम्बोलाई चला जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये भी एक शॉर्टकट, ये भी एक रीजन है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। एट्रियल माइक्सोमा ये भी एक रीजन है। इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स ये भी एक रीजन है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ये भी एक रीजन है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम रिमूविंग एन एम्बोलिज्म विद सर्जरी और ए कैथेटर, क्योंकि यहां पर कॉजेज में हमने एक बात की कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। तो अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमने एम्बोलिज्म को सर्जरी के जरिए या कैथेटर के जरिए हम एम्बोलिज्म को रिमूव करेंगे। रिप्लेसिंग सेवेरली नैरोड एवॉर्टिक वॉल, तो इसके जरिए से भी हम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग हार्ट मसल वॉल थिकनेस आइदर विद सर्जरी और कैथेटर बेस्ड अल्कोहल एब्लेशन। डिसॉल्विंग अ ब्लड क्लॉट, अगर आपके पास एक ब्लड क्लॉट है वेजल के अंदर, आपके पास जो ग्रेट वेजल्स है, तो उसको आपने डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। ड्रेनिंग और रिलाइविंग पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और टेंशन हिमोथेरिक्स, क्योंकि सब पहले मैंने बताया कि कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर जो आपका हार्ट है उसके सराउंडिंग में आपके पास फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, तो उसको हम उसकी ड्रेनेज हम करते हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट है। और इसके अलावा एडजस्टिंग योर वेंटिलेशन इफ नीडेड, अगर वेंटिलेशन की नीड हो तो आपने वेंटिलेशन को भी एडजस्ट करना है। तो ये थी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की मैनेजमेंट। जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ शॉक है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आल्सो नोन एज वेसोडाइलेटरी शॉक refers to systemic vasodilation and decreased blood flow to vital organs such as brain, heart और kidney। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हमारे पास वेसोडाइलेशन होती है, सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को हम वेसोडाइलेटरी शॉक भी कहते हैं। इस शॉक के अंदर हमारे पास वेसोडाइलेशन होता है। जब आपके पास वेसोडाइलेशन होती है, वेसोडाइलेशन, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज होती है। तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होती है। कहां पे डिक्रीज होती है? जो आपके पास वाइटल ऑर्गन्स है सच इज ब्रेन, ब्रेन भी एक वाइटल ऑर्गन है, हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। तो वहां तक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। तो इट अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। इसमें हमारे पास जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो लॉस्ट होता है, और उसकी रीजन क्या होती है कि वेसोडाइलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन अकर होती है। यहां पे अगर आपके पास पेरिफेरीज में आपके पास जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका वेसल है, अगर वो उसकी डायलेशन होती है तो वहां पे वेस्कुलर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि आपका जो साइज है, जो आपके पास स्पेस है वो बढ़ जाता है। जब स्पेस बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस लॉस्ट हो गया तो क्या होता है? आपका ब्लड, आपका जो वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है टू द वाइटल ऑर्गन, जो मैंने बात की कि ब्रेन को ये डिक्रीज होती है ब्लड फ्लो, हार्ट को डिक्रीज होती है, किडनीज को डिक्रीज होती है, तो इस टाइप ऑफ कंडीशंस को, इस टाइप ऑफ शॉक को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो कैपेसिटी फेलियर होता है, क्योंकि आपके ऑर्गन को, आपके सेल्स को, आपकी बॉडी को ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड है।
आपके पास अगर वेज़ोडाइलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। तो मेनली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर कैपेसिटी फेलियर होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात की जाए, ये मजीद 3 टाइप्स में ये डिवाइड हुआ है। जो पहला टाइप है हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंड द सेकंड वन इज सेप्टिक शॉक, एंड द थर्ड वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। जो हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। अगर उसकी कॉजेस की बात की जाए तो फूड एलर्जीज की वजह से ये एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, ड्रग एलर्जी की वजह से, बी स्टिंग्स, इन चीजों की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक की अगर बात की जाए, स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन टू ब्लड स्ट्रीम। इसमें जो हमारे पास सेप्टिक शॉक के अंदर इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम तक स्प्रेड होता है, वहां तक स्प्रेड हो जाता है। फिर अगर सेप्टिक शॉक की बात की जाए तो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये चीजें इनमें आती हैं और इन चीजों की वजह से ये होता है। न्यूरोजेनिक शॉक की अगर बात की जाए तो हमारे पास लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होता है। इट अकर्स व्हेन डिसफंक्शन और इंजरी टू द नर्वस सिस्टम कॉजेस डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। क्योंकि हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर कैपेसिटी फेलियर होता है, वेसोडाइलेशन होती है। जब आपके पास डिसफंक्शन अकर होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर डिसफंक्शन और इंजरी अकर होती है, तो इसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर। जब आपके पास वेसोडाइलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अगर कॉजेस की बात की जाए न्यूरोजेनिक शॉक की, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से ये हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ये हो सकता है, और ड्रग्स की वजह से ये हो सकता है। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर, तो हमारे पास मजीद 3 टाइप्स थे, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। फिर हर एक जो हमारे पास सब टाइप थे, इसके हर एक शॉक की अपनी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास डेक्सामेथासोन, ब्यूटोसामाइड और इसके अलावा मेमेटोसोन, ट्राइएमसिनिलॉन और डेक्सामेथासोन, ये हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन, तो एंटीहिस्टामिन को भी हम यूज करते हैं। एंटीहिस्टामिन में हमारे पास फिक्सोफिनाडिन, लोराटिडिन, डिसलोराटिडिन, ये हमारे पास एंटीहिस्टामिन के अंदर ये ड्रग्स एंटीहिस्टामिन कैटेगरी से रिलेट करती है। इसके अलावा हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। सेप्टिक शॉक के अंदर हम इसकी शॉक के अंदर भी हम फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा वेजोप्रेसर्स को भी लगाते हैं। जो हमारे पास लास्ट टाइप है कार्डियो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, वो है न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें भी हम फ्लूइड देते हैं, ऑक्सीजन और वेजोप्रेसर्स देते हैं। तो ये थी हमारे पास इस लेक्चर के जो टाइप्स थे उसको हमने डिस्कस किया। जो हमारे पास एक कार्डियोजेनिक शॉक था, एक हाइपोवोलेमिक शॉक था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक था, और इसके अलावा एक हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक था। तो वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ शॉक।